हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार। आज की इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिक मशीनरी के बारे में। एज ए सिविल इंजीनियर आपको ब्रिक के बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जिससे हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, ब्रिक जो है आपका काफ़ी घर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल मटेरियल है। ठीक है, आप ब्रिक के बिना घर बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रिक का बहुत ही ज़्यादा घर में यूज होने लगा है। बहुत तरह से आप यूज करते हैं, जैसे कि आप बिल्डिंग को अपना विथ स्टैंड करने के लिए, और फिर अगर आप चाहें तो बिल्डिंग का पार्टीशन वॉल के रूप में भी आप ब्रिक का यूज़ करते हैं। तो हम लोग डिफरेंट टाइप से ब्रिक का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ब्रिक के बारे में, आज डिटेल्स जानकारी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिक जो है काफ़ी आपका ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल कंपोनेंट है। ठीक है, इसका जो वेट होता है जनरली आपका 3 से 3.5 केजी के बीच होता है। ठीक है, ये जो आप भी देख रहे हैं 3 से 3.5 केजी के बीच में इसका वेट होता है। ठीक, ये देखिए आपको ये जो लंबा पोर्शन दिख रहा है ब्रिक का, उसको स्ट्रेचर कहते हैं। ठीक, और ये जो आपका हेड टाइप्स दिखता है ब्रिक का, उसको हेडर कहते हैं। और ये जो बीच में स्पेस छूटा होता है उसको फ्रॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए कि फ्रॉक क्या होता है। फ्रॉक इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, ये देखिए, ये जो आपका बीच का इम्प्रेशन दिख रहा है, इसी को हम लोग बेसिकली फ्रॉक कहते हैं। फ्रॉक का यूज इसलिए नहीं होता है कि आप जो भी ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करती है उस कंपनी का नेम को लिखने के लिए, वो पर्पस नहीं है ब्रिक का। ब्रिक के अंदर जो फॉग है इसका मेन पर्पस इसलिए है कि जब आप घर का जॉइंट करते हैं, जब ब्रिक को प्लेस करते हैं, तो इसके ऊपर जो मोटार होता है, मोटार जिसको कि आप लोग कहते हैं, ठीक है, जो कि सैंड और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है, उसको फिलअप करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है। ठीक ना, देखिए इसका एक आपको डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये जेई एग्ज़ाम में जो भी एसएससी जेई हो गया, फिर आपका स्टेट का कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो गया, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसका डायमेंशन याद कर लीजिए। इसका अलोंग द लेंथ 10x4x1 या 2 सेंटीमीटर इसका फ्रॉक का डायमेंशन होता है। ठीक, ये डायमेंशन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, अब देखते हैं कि कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिक क्या है। ये देखिए, जो भी आप लोग अपने घर के आसपास देख रहे होंगे, मतलब अलग अलग टाइप से ब्रिक बनाते हैं लोग। जैसे कि उनका कोई शेप होगा, शेप साइज फिक्स नहीं होता है, कहीं पे कोई और साइज मिल जाएगा आपको। आपके अगल बगल कोई और शेप एंड साइज का बना रहे होंगे वो, तो इसका एक डिफरेंट शेप एंड साइज नहीं है। ठीक है, इस जो लेंथ मैंने आपको दिखाया था अभी ब्रिक का, ये देखिए, मान लीजिए कोई ब्रिक है आपका। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग कोई ब्रिक है मान लीजिए। ठीक, ये जो लेंथ मैंने आपको दिखाया था, बताया था आपका ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और ये आपका जो विड्थ है ये 10 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी आपका ये कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल स्टाइल का ब्रिक होता है, उसका प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर वैरी कर सकता है। जैसे कि 20 सेंटीमीटर है तो 25 हो सकता है, फिर 10 मीटर का आपका विड्थ है तो 13 सेंटीमीटर हो सकता है, और फिर आपका जो हाइट है उसका 5 सेंटीमीटर या फिर आपका 8 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये अलग अलग पेज के आधार पर वैरी करता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ट्रेडिशनल साइज का जो ये जो डायमेंशन है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये SSC JEE एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ तक कि ES इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन के बाद ये पूछ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए स्टैंडर्ड साइज का भी इंडियन स्टैंडर्ड साइज का एक ब्रिक है, जिसको कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज के रूप में बता दिया है कि उसका जो साइज होगा, देखिए अलोंग द लेंथ इसका 19 सेंटीमीटर, ये आपका 9 सेंटीमीटर विथ, और हाइट इसका भी 9 सेंटीमीटर। तो ये आप ये डायमेंशन आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि ब्रिक में क्या क्या कंपोजिशन होता है, किस किस चीज़ों से मिलकर आपका जो ब्रिक होता है वो तैयार होता है। देखिए सबसे पहले इसमें होता है सिलिका, जिसको कि आप सैंड कहते हैं। ठीक है, उसका कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है 60%। फिर एल्यूमिना होता है जिसका परसेंटेज 20%। फिर जो भी रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अलावा वो कुल मिलाकर 20% में सारी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि किसका क्या काम है, और जैसे कि सिलिका ब्रिक बनाने में क्यों मिलाया जाता है, फिर और भी कोई मटेरियल क्यों नहीं मिलाया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी देखते हैं। देखिए जैसे सिलिका जो होता है, जो भी आप सैंड कहते हैं उसको, वो क्या करता है, ब्रिक को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और ये आपको प्रिवेंट करता है, जैसे कि आप एक टर्म जानते होंगे श्रिंक करना, मतलब सिकुड़ जाना, तो ब्रिक को वो सिकुड़ने नहीं देता है, वो अपने शेप एंड साइज में उसको स्टेबल रखता है। एल्यूमिना देखिए सेकंड कंपोनेंट है जो उसका एल्यूमिना, ये देखिए सेकंड कंपोनेंट एल्यूमिना। देखिए एल्यूमिना क्या करता है ब्रिक को, जैसे कि वो ब्रिक आपका जो प्रिपेयर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है प्लास्टिसिटी जो उसका वो गेन रखता है। प्लास्टिसिटी कहने का मतलब उसको शेप एंड साइज में फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जो कि आपका जो मोल्ड है, जो कि ब्रिक को तैयार करने के बाद उसको शेप में रखते हैं, उसको मोल्ड कहते हैं। उसमें वो क्या करता है, उसमें प्लास्टिक गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। कि लाइम क्या करता है, लाइम बेसिकली आपका ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो हार्डनेस डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारे फंक्शन थे इंग्रेडिएंट के। फिर आपका आयरन ऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, आयरन ऑक्साइड जो आपका ब्रिक का जो रेड कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब देखिए ब्रिक का कैसे कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर, आप साइट पे काम करवा रहे हैं और आपका जो ब्रिक का स्लॉट रखा हुआ है, आप उसको देख के बता सकते हैं कि ब्रिक आपके काम के लायक है कि नहीं काम के लायक है। तो देखिए उसको कैसे कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो लैब में टेस्ट होता है। ठीक है, लैब में किस तरह टेस्ट होता है आपको जानना है। देखिए ब्रिक को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रिक का स्लॉट लगा है उसको वहाँ से 5 ब्रिक को निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने के बाद क्या करते हैं, उस पर एक मोटार का लेयर लगा देते हैं। मोटार का लेयर लगाने के बाद उसको कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन में ले जाते हैं और फिर उसका टेस्ट करते हैं। देखिए कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन क्या होता है, देखिए ये बेसिकली आपका एक प्लेट टाइप्स हो गया। यहाँ एक प्लेट हो गया, देखिए एक प्लेट हो गया, मान लीजिए आपका एक ऊपर का पोर्शन हो गया, एक नीचे का पोर्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रिक रख दिए। ठीक है, ब्रिक को ऊपर से लोड लगा रहे हैं और नीचे से भी लोड लगा रहे हैं। ठीक है, ये जब कंप्रेस करके
लोड पे वो टूट जाता है, जितना ताकत लगाने के बाद टूट जाता है। यहाँ पे एक आपका हेयर क्रैक दिखेगा, टूटने का मतलब हेयर क्रैक दिखेगा, तो उसका वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, उससे ज़्यादा वो स्ट्रेंथ नहीं ले सकता है ब्रिक। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप देख के नोट्स बना सकते हैं इसको। देखिए मशीन आपका कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया प्लेट है, यहाँ पे ब्रिक रखा हुआ है, ऊपर से लोड दे रहे हैं, जिस लोड पे टूट गया वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। देखिए वाटर ऑप्शन आपका टेस्ट है, जैसे कि आप कोई भी ब्रिक ले लीजिए, ठीक है, आप जो ब्रिक बन कर तैयार हो गया है उसका आप वाटर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं कि ये कितना पानी सूखा है, तो आप क्या करेंगे, जो ब्रिक है आप उसको ले लेंगे और लेके उसको ओवन ड्राई में, ओवन होता है एक, ठीक है, एक ओवन होते हैं जिसमें कि खाना गर्म आप करते हैं घरों में, तो उसी टाइप से एक बिग साइज़ का आपका एक लेबोरेटरी में, सिविल इंजीनियरिंग का जो भी लेबोरेटरी वहाँ पे ओवन होता है, उसमें जाकर आप ब्रिक को रख दीजिए, ठीक है, और उसका टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए 110 डिग्री से 115 डिग्री के बीच में, ठीक ना। उसको 24 आवर्स के लिए रख दीजिए, या फिर 48 आवर्स के लिए रख देते हैं। ये आवर्स डिसाइड करता है कि आपका जो कंप्लीट मॉइस्चर है वहाँ उसमें से निकल जाना चाहिए, ठीक है। और फिर 24 या 48 आवर्स बाद निकाल लीजिए, उसका वेट कर लीजिए, ठीक है। पहले जो आपने जो ब्रिक को लिया था ओवन में डालने से पहले, उसका वेट था आपका W1, अभी जो आएगा वेट W2, और उसको पहले का जो वेट था उसमें से उसको डिग्री घटा दीजिए, तो आपका वो ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन निकल जाएगा, कितना वो पानी लिया है। देखिए ये देखिए मैंने ब्रिक आपका है, इसको ये ओवन दिख रहा है, ओवन में रखा हुआ है, इसका एक W1 ले लीजिए और फिर W2 ले लीजिए इसका, और फिर जो W1 में से W2 घटाइए, तो आपका ब्रिक का एब्जॉर्प्शन पता चल जाएगा। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, आप कभी देखेंगे जब भी बारिश का टाइम होता है, ठीक है, बारिश का टाइम में अगर आपको कहीं पर भी ओपन जगह पे, खुली जगह में आपको कहीं भी ब्रिक रखा हुआ है, ठीक है, और जब उस पर बारिश की बूंदें जब गिरती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वाइट कलर का, जब वाइट कलर का आपका निशान आ जाता है बारिश बंद होने के बाद, तो वो क्या होता है आपका कि ब्रिक का जो अनडिजायबल मटेरियल है वो बाहर आने लगता है, तो और वहाँ पे एक वाइट कलर का निशान छोड़ देता है, तो उसको हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो इफ्लोरेसेंस क्या होना चाहिए कि आपका जो ब्रिक है उसका नील होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग, देखिए इफ्लोरेसेंस टेस्ट हम लोग कैसे है। ये देखिए वाइट कलर का आपको पैचेस दिख रहा है, देखिए आपको वाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं, ये आपका इफ्लोरेसेंस टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ब्रिक का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ब्रिक होता है उसका स्टैंडर्ड साइज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो आप उससे कंपेरिजन कर लीजिए कि जो भी आपका ब्रिक है वो सही है कि या फिर गलत ब्रिक है, ठीक है। इसमें ±3% का वेरिएशन हो सकता है। सेकंड है आपका फिर हार्डनेस ब्रिक आप कैसे पहचानिएगा, देखिए आपके पास से कोई ब्रिक है, मान लीजिए आपका ब्रिक है, ठीक है, आप उसमें क्या कीजिए कि अपना जो आपका नेल है, मतलब नाखून, उससे नाखून से आप इम्प्रेशन कीजिए उस ब्रिक पे, ठीक है। अगर ब्रिक पे कोई भी आपका नाखून के द्वारा किया गया इम्प्रेशन नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि वो हार्ड ब्रिक है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं साउंडनेस के लिए क्या करना है कि जैसे कि आप दो ब्रिक ले लीजिए, ठीक है, और उसको दोनों को आपस में
टक्कर करवाइए। ठीक है, आप देखिएगा कि जब टक्कर करवाते हैं दो ब्रिक का आपस में कोलाइड करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका उस दौरान आपका रिंगरिंग साउंड आना चाहिए। मतलब आप जैसे भी कोई भी जैसे कोई भी मेटल को आपस में रब करते हैं उसमें रिंगरिंग साउंड आता है, तो सेम टाइप से साउंड आपका ब्रिक में भी आना चाहिए, क्लियर रिंगरिंग साउंड। तो आपका ब्रिक क्या है, साउंडनेस है उस ब्रिक का। ठीक, देखिए आपको इस पिक्चर में देख रहे होंगे एक मैन है जो ब्रिक को आपस में रब करवा रहे हैं, उससे क्लियर रिंगिंग साउंड आएंगे तो समझ जाइए कि आपका वो ब्रिक साउंड है। तो ये सारे टेस्ट आप साइट पे भी कर सकते हैं या फिर लैब में भी आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर में जैसे मैंने आपको हार्डनेस के लिए बताया था, ये देखिए नेल का इम्प्रेशन कर रहा है, कोई इम्प्रेशन नहीं हुआ तो समझ जाइए कि आपका वो जो ब्रिक है वो गुड क्वालिटी का है। ठीक, देखिए अब ब्रिक का कुछ स्पेशल टाइप की हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। सबसे पहले ये जो हैवी ड्यूटी ब्रिक है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है आपका 40 to 45 न्यूटन पर mm² होता है, जबकि ये आपका ये जो आपका ऑर्डिनरी ब्रिक है उसका स्ट्रेंथ 5 to 10 न्यूटन पर mm² होता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इसका स्ट्रेंथ किस लेवल पे है। और इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इफ्लोरेंसेस बताया कि मतलब जब भी बारिश वारिश पड़ती है या फिर आप भी ब्रिक में पानी डाल कर देख सकते हैं और कुछ देर के बाद देखिए कि उसमें वाइट जो पैचेज हो जाते हैं ब्रिक में, तो वो पैचेज ना हो। तो इस ब्रिक में, हैवी ड्यूटी ब्रिक में कोई भी इफ्लोरेसेंस नहीं होते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं जनरली फॉर फिलिंग वर्क्स या फिर फाउंडेशन वर्क में करते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। नेक्स्ट देखते हैं परफोरेटेड ब्रिक। देखिए परफोरेटेड ब्रिक क्या है, ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये परफोरेटेड ब्रिक। ठीक है, इसको हम लोग कैविटी ब्रिक भी कहते हैं। ये जो ब्रिक का एरिया होता है उसका 30 या 40%, 30 to 40% तक उसमें कैविटी होते हैं। ठीक है, कैविटी किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, देखिए कैविटी का मेन पर्पस है आपका हीट को ट्रांसफ़र करना और हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का कैविटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक ना, आप इसका स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ये देखिए 8 न्यूटन पर mm²। इसके पहले जो आपने हैवी ड्यूटी ब्रिक देखा उसका स्ट्रेंथ 40 से 45 न्यूटन पर mm² था। ये सारा जो स्ट्रेंथ है ना, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि आप कभी भूलिए मत। क्यों? क्योंकि आप जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, जैसे जेई हो गया फिर अदर जेई कंपटीशन हो गया, आप में वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आप इस सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव ब्रिक। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक है इसका टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है, 1700 डिग्री तक का टेम्परेचर को झेल सकता है। उस कंडीशन में भी ये बिल्डिंग आपका सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो फायर क्ले से होता है और इसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 10% से कम होती है। ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे आपका बर्न हो रहा है, कोल वगैरह जो भी आप किस तरह से इस ब्रिक को बना सकते हैं। यहाँ पे ब्रिक है आपका लेट किया हुआ है जो ब्रिक को पकाने का काम कर रहा है। पकाने का मतलब बर्निंग कर रहा है, जिसके कारण आपका ब्रिक तैयार हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव ब्रिक है। ये डिफरेंट टाइप का ब्रिक आप देख लीजिए और माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए हैं फिर या फिर जो भी जेई का एग्ज़ाम हो गया, तो आपसे इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ब्रिक है कि आपका ज़्यादा हाई टेम्परेचर को गेन कर सकता है, फिर कौन सा ब्रिक है जिसका कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। ये सब चीज़ों को आप अपने माइंड में रख लीजिए। देखिए फिर ऑटोक्लेव ब्रिक,
ये देखिए ऑटो क्लैप ब्रेक आपका पिक्चर में दिखाया गया है। ये ऑटो क्लैप ब्रेक का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना, ऑर्डिनरी जो ब्रेक होता है उससे काफ़ी अलग होता है। ठीक है, ये आपको डिफरेंट शेप एंड साइज में भी अवेलेबल है, और इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका मेन सबसे ज़्यादा एडवांटेज है क्या है, इसका नॉइज रिडक्शन का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई स्प्रे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत सारे एग्जाम में आपका ये कोई यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि फ्लाई स्प्रे का जो कंपोजिशन है, या फिर ये ब्रिक्स ऑर्डिनरी ब्रिक के कंपेरिजन में इसका क्या क्या डिफरेंसेज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका ऑर्डिनरी ब्रिक होता है वो इसके कंपेरिजन में हैवी होते हैं। मतलब आपका फ्लाई ब्रिक है कि इसका जो वेट होता है लाइट होता है, और ये इसका स्ट्रेंथ जो होता है ऑर्डिनरी ब्रिक से बहुत ही ज़्यादा होता है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है इस ब्रिक का, कि आपका कहीं भी ऐसा जगह बिल्डिंग बना हुआ है कि जहाँ पे आपका सल्फर अटैक बहुत ज़्यादा है, या फिर एसिड उस जगह बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपका ब्रिक रजिस्ट कर सकता है। और एक और एडवांटेज क्या है कि इसका जो साउंड ट्रांसमिशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा खाने का मतलब ये साउंड ट्रांसमिशन को बहुत ही ज़्यादा रोकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, देखिए फ्लाई ब्रिक का। देखिए फ्लाई ब्रिक का आपको बेसिकली एग्जाम में कंपोजिशन पूछे जाते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, आप इसको कंपोजिशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि फ्लाई एश मतलब बेसिकली राख हो गया, जो कि वेस्टेड मटेरियल होता है, कोल का होता है, या फिर आपका जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट है वहाँ से जो आपका वेस्टेड मटेरियल निकलता है जिसको हम लोग फ्लाई एश कहते हैं। या फिर आप घर में भी जब लकड़ी को बर्न करते हैं उससे जो ऐश मिलता है वो भी फ्लाई ऐश, उससे भी आप ब्रिक बना सकते हैं। उसका देखिए कंपोजिशन आपका 50 से 60% के बीच में, सैंड 20 से 25% है, लाइम 15 से 22% है, फिर जिप्सम आपका 5 से 6% के बीच में रह सकता है। देखिए उसमें क्या था कि आपका 55 से 60% था, इसमें 65% तक फ्लाई हो सकता है। ठीक है, और सैंड का भी कंपोजिशन कर सकता है। देखिए ये सारा जो फ्लाई स्प्रे का कंपोजिशन अलग अलग आपको दिया हुआ है ना, तो ये बेसिकली अलग अलग यूज के पर्पस के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लाई एश 50-60% दिया हुआ है, फिर सैंड का कंपोजिशन इसमें बढ़ा दिया गया है, फिर सीमेंट का कंपोजिशन नेक्स्ट 12% दिया गया है। मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कंपोजिशन अलग अलग करके इसका जो ब्रिक तैयार होता है जिसको फ्लाई एश कहते हैं, इसका अलग अलग टाइप से यूज होता है। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। अब बताएं कि ब्रिक को सबसे ज़्यादा क्लासीफाई किस बेसिस पे किया गया, और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपका, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आप ध्यान से सारे पॉइंट को एक एक करके देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक का। देखिए यहाँ पे टेबल वाइज बना हुआ है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लास ब्रिक है, फिर सेकंड क्लास ब्रिक है, इसी तरह थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। तो इसका जो कैरेक्टर है और यूज है ये आपको बेसिकली याद करना है। तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना लें, और सारा का सारा कंपोजिशन इसका जो टेबल में दिया गया है यूजेज और आपका कैरेक्टरिस्टिक, तो सारा का सारा नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसका जो स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का। फिर सेकंड क्लास ब्रिक में आता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 22% चला जाता है, और फिर इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तो 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाता है। यहाँ देखिए आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ है। ठीक है, और इसका देख सकते हैं 20 से 22% तक चला जाता है।
आप इसको बेसिकली याद कर लें कि किस ब्रेक का कहाँ पे यूज होता है। जैसे फर्स्ट क्लास ब्रेक है आपका और किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए होता है, फिर आपका सेकंड क्लास ब्रेक का आपका एक्सटीरियर वर्क्स में होता है, फिर थर्ड क्लास ब्रेक है और फोर्थ क्लास ब्रेक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।